Welcome to our channel Knowledge to All. For more updates, please subscribe our channel. हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का सबसे पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वैसे अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड से है, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ, विद्युत आवेश। ठीक है, तो हम फील्ड पे तो बाद में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश है क्या और विद्युत कहाँ से आई। तो इसके बारे में हम पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमको हिस्ट्री टटोलनी पड़ेगी, हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये चेक करेंगे कि विद्युत आवेश कहाँ से आया, इसकी क्या क्या जानकारी है, किसने सबसे पहले। तो थोड़ा सा हमारे पास एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक क्लियर होने से हम आगे की भूमिका बांध सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारे 12th में हम किस तरह से किस चीज़ को कैसे फेस करेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 12th की फ़िज़िक्स है वो 11th के कंपैरिजन आप लोगों को काफ़ी इजी लगेगी। इजी इसलिए कह सकता हूँ कि जो 12th से रिलेटेड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो ज़्यादातर फोकस होंगे, पहला इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरा अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी से। तो प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, दोनों ही चीज़ों के इर्द गिर्द ये सारी फिज़िक्स फर्स्ट और फिज़िक्स सेकंड घूमती रहेगी। अब अगर 11th की बात करें तो 11th में हमको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है आप लोगों को, क्योंकि उसमें एक चीज़ हमको देखने को लगती है कि एक तो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट फेस होती है फिज़िक्स, दूसरा कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है फिज़िक्स से रिलेटेड, या हम जितनी भी चीज़ें करते हैं उनके रिज़ल्ट देखते हैं, वो सारी चीज़ें बंडल बना के हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है और इन सारी चीज़ों को अलग अलग कंसेप्ट के थ्रू हमको सॉल्व किया जाता है। लेकिन ऐसा 12th में हम लोगों को नहीं मिलेगा। सारे चैप्टर किसी ना किसी तरीके से पिछले वाले चैप्टर से कनेक्ट मिलेंगे, तो आपको पढ़ने में और समझने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो मैं यही आशा करूँगा कि आप जो भी पढ़ाया जाता है या जो भी समझाया जाता है उसको कंसेप्चुअली ध्यान से देखते हुए पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आवेश से। फिजिक्स स्टार्ट हो रही है तो आवेश क्या होता है। तो आवेश के लिए हमको सबसे पहले स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा लगभग 620 ईसा पूर्व में। थेल्स, जो कि मिलेटस ग्रीक में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये ज्ञात किया कि एम्बर नामक पदार्थ जो कि बाल्टिक सागर के पास में मिलता है। बाल्टिक सागर, आप जो ये मैप देख रहे हो, उस मैप में जो रेड कलर का स्पॉट आपको दिख रहा है वो बाल्टिक सागर। तो उस बाल्टिक सागर के एरिया के मतलब आसपास एक पीले रंग का रेजिन मिला। तो उन्होंने पाया कि जब हम इसको किसी रेशम के कपड़े से या बिल्ली की खाल से हम इसको रगड़ते हैं तो उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एक उसके अंदर पावर आ जाता है। तो इस चीज़ के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें के बारे में खोज हुई, क्योंकि उस समय एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोला जाता था और ये जो घटना हुई इसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। तो धीरे धीरे इसके बारे में और खोजें हुई और लगभग 1600 में हम लोग देख सकते हैं कि विलियम गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये चेक किया कि केवल एम्बर ही नहीं, एम्बर के अलावा भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें ये सारे गुण धर्म मौजूद है। ये उसी तरह से ठीक जैसे कि हम किसी प्लास्टिक कॉम को अपने बालों में रगड़ते हैं सूखे ड्राई हेयर्स में, और जब बालों के रगड़ने के बाद उस प्लास्टिक कॉम को हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो टुकड़े उस कॉम की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो उसने ये चीज़ देखी और उसने ये बताया कि जो सारी चीज़ें हो रही है वो एक घर्षण के कारण हो रही है। तो घर्षण के कारण जो गुण धर्म उसमें आ रहा है उन चीज़ों को वो बोला कि ये चीज़ें आवेशित हो चुकी है, या उसको कह सकते हैं ये विद्युतमय हो गई है। और वो कारक जिसके कारण यह गुण धर्म या ये गुण उस पदार्थों में आता है उसको कहा जाता है विद्युत। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आवेशों के प्रकार।
आवेशों के प्रकार किस तरह से होते हैं, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब हम किसी कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और दूसरी तरफ हम एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ किसी बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। अब बिल्ली की खाल को रगड़ने के लिए हमें बिल्ली को मार के खाल उतारने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना ही करना है। बिल्ली अमूमन घर में आ जाती है, वो बैठेगी, दूध पिलाओगे, उसके ऊपर उस छड़ को रगड़ा जा सकता है, तो घर्षण के कारण उसके आवेश उस पर आवेश ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ लिया और एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो हमने देखा कि दोनों छड़ को एक दूसरे के निकट लाने पर एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाती। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन दो डिफरेंट टाइप के जो चार्ज है वो पैदा हो। अब दूसरी कंडीशन में ये एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट हुआ कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ते और दूसरी छड़ भी कांच की लेकर उसको रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं और दोनों को जब पास में लाया जाता है तो दोनों ही रिपेल होती है, प्रतिकर्षित होती है। और यही क्रिया जब प्लास्टिक की छड़ के साथ दोहराई गई कि एक प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ के तथा दूसरी प्लास्टिक की छड़ को भी बिल्ली के फर से रगड़ के दोनों को निकट लाया, तो दोनों में भी प्रतिकर्षण पाया गया। तो जब इस वैज्ञानिक प्रयोग के बाद इसके ऊपर जब निष्कर्ष निकाला गया, तो वो निष्कर्ष ये था कि जो कांच की छड़ के ऊपर जो आवेश आते हैं, उन आवेशों को धनावेश नाम दिया और एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ पे आए आवेश को ऋण आवेश नाम दिया, जैसा चित्र में प्रदर्शित है। और ये लगभग 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलाइन नामक वैज्ञानिक, जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने ये चीज़ बताई और उन्होंने सबसे पहले धनावेश और ऋण आवेश का नाम बताया। ये जो आवेश छड़ के ऊपर आते हैं, ये केवल और केवल घर्षण के कारण आते हैं। इस आवेशों के गुण धर्म को अलग करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो अलग होते हैं जिसके कारण, उसको कहते हैं पोलैरिटी या ध्रुवता। एक पॉजिटिव और एक होगी नेगेटिव। वे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश आसानी से गति करते हैं उनको नाम दिया गया चालक। वे पदार्थ जिसमें आवेशों की गति इतनी आसानी से नहीं होती या हो ही नहीं पाती, उनको कहा गया कुचालक। चालक के तौर पे अगर देखा जाए तो चालक जैसे उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, जितने भी मेटल्स है वो लगभग सभी चालक है। दूसरा पृथ्वी चालक है, मानव, जीव जंतु और ये आदि बहुत सारी ये चीज़ चालक में। अचालक या कुचालक या इंसुलेटर जिसको कहते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई और रबर हो गया, ये सब इंसुलेटर में आते हैं। इन दोनों के अलावा एक और पदार्थ होते हैं जिनको कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? तो चालक के बारे में हमने जानकारी ली, कुचालक के बारे में हमने पढ़ा, और हम लोग देखते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या है कि ये वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र, उनके पृष्ठों के ऊपर आवेश एकत्रित हो जाते हैं। वो खुद किसी तरह से चार्ज का फ्लो नहीं कर पाते, उनमें किसी तरह से चार्ज का आवेशों का चालन नहीं होता, लेकिन उनके पृष्ठ पे आवेश इकट्ठे हो जाते हैं। वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे विद्युत क्षेत्र खुद उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? अब इसके लिए थोड़ी सी केमिस्ट्री भी टटोलनी पड़ेगी कि पदार्थ की जो मूलभूत इकाई है उसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो परमाणु से मिलकर बने हुए। अब इस परमाणु को जब खोला गया, वैसे काफ़ी मेहनत करने के बाद पता चला कि परमाणु भी सेपरेट होता है। तो जब परमाणु को खोला गया तब पता चला कि परमाणु में 3 चीज़ें मौजूद है। एक तो है प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा साथ में रहते हैं, बिल्कुल परिवार की तरह साथ में ही रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तरह चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसको बोला गया नाभिक, और इनके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ई। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होते हैं, और ये जो न्यूट्रॉन है ये जीरो चार्ज होता है। जीरो चार्ज मतलब उदासीन, न्यूट्रल कहते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन है। हम इनकी खोज के बारे में नहीं जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की, एटम की किसने की। ये 11 से रिलेटेड मैटर है, जो ज़्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये प्रोटॉन है, ये सभी परमाणु में इनके जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। नंबर्स कैसे होंगे? नंबर्स आर सेम, ये चेंज नहीं होते। अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक परमाणु में समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये कुछ इसी तरह से है। बहुत अच्छा सवाल बनता है कि हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है, लेकिन हम जब किसी भी दूसरे आदमी से हाथ मिलाते हैं तो हमें झटका नहीं लगता। फिर हमारे दिमाग में आता है क्या पता वो अर्थिंग हो, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं अर्थिंग हो। मान लो उसने जूते पहने हुए और काफ़ी किसी कंपनी के अच्छे रबड़ के जूते पहने हुए हैं, तो अब चेक किया तो वो तो इंसुलेटर हो गया, कहीं नहीं जा सकता। तो इसका एक ही कारण है कि सारी चीज़ें इसी परमाणु से मिलके बनी है, मूलभूत इकाई है, इससे तो कहीं दूर नहीं जा सकते। और ये कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब विद्युत रूप से उदासीन है। तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रोटॉन की मात्रा और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कैसी है? बिल्कुल सेम। तो हम चाहे किसी भी सरफेस को टच करें या किसी भी चीज़ के साथ कांटेक्ट में है, हमको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, विद्युत का झटका हमको नहीं लगेगा, क्योंकि हम चालक होते हैं उसके बाद भी। कि किसी भी चीज़ को आवेशित कैसे किया जाता है, तो पहले तरीके में अगर आवेशित करने के लिए जो फर्स्ट सबसे पहले है वो है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू। दूसरा है चालन द्वारा। चालन को दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्पर्श द्वारा। ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू। और तीसरा है प्रेरण द्वारा। प्रेरण मतलब स्पर्श कर दिया, किसी को शाबाशी दे दी, उसमें अचानक से ताकत आ गई, सर ने शाबाशी दे दी, बहुत मज़ा आ गया, अब वो अनवरत निरंतर चलता रहेगा प्रगति। एक है प्रेरण द्वारा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे कि मैं भाषण दे रहा हूँ, मेरे भाषण से कोई प्रभावित हो गए, एकदम उत्तेजित हो गए, कहीं का कहीं पहुँच जाए, बहुत तरक्की करने लग जाए, तो उसको कहे ये प्रेरित हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू इंडक्शन। अब तुम लोग इसको इंडक्शन का कुकर मत समझ लेना, ठीक है। जो घर में चूल्हा चपटा है, क्या पता कि नीचे से वो प्रेरित कर रहा हो, आवाज़ आ रही हो कि गर्म हो जा, गर्म हो जा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज़ दूसरी है, वो घर में जो इंडक्शन का कुकर है वहाँ दूसरी थ्योरी लगती है, वो मैं बाद में समझाऊँगा जब चैप्टर आएगा। तो हम सबसे पहले घर्षण द्वारा के बारे में बात करते हैं कि घर्षण क्या है। अभी हमने पता ही लिया वो एम्बर वाला थेल्स मिलेटस जो घर्षण बताया था कि किसी भी चीज़ को रगड़ने से आवेश का ट्रांसफ़र, एक चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। उस दूसरा हम लोग देखते हैं चालन के द्वारा। चालन की प्रोसेस में जैसा आप देख सकते हैं, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, उसमें 2 वस्तुएं, चालक वस्तुएं कुचालक स्टैंड पर स्थित है। इनमें से एक वस्तु अनावेशित तथा दूसरी वस्तु आवेशित है। अगले ही नेक्स्ट स्टेप में जब इन वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, तो जो धन आवेश है वो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर वितरित हो जाते हैं,
और उसके अगले स्टेप में जब इन दोनों ही चालक वस्तुओं को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो दोनों वस्तुएं समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। यह प्रक्रिया चालन कहलाती है क्योंकि इसमें दोनों ही चालक वस्तुओं को परस्पर स्पर्श करवाया जाता है। अगर यही क्रिया हम ऋणात्मक आवेशों के लिए भी दोहराए तो वो भी उसी प्रकार से की जाएगी जिस प्रकार से ये चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं प्रेरण द्वारा इंडक्शन बाय इंडक्शन। इंडक्शन किस तरह से काम करता है कि इंडक्शन क्या करेगा कि प्रेरण में हमको सिर्फ प्रोसेस पूरी तरह से चालन का ही रहेगा, इस कंडक्शन का ही रहेगा। ध्यान सिर्फ इतना देना है कि उसको टच नहीं करना है। टच करने से कंडक्शन हो जाएगा, टच नहीं करना है दूर से। तो हम जब किसी भी आवेशित छड़ को, मान लो ऋण आवेशित छड़ है, उसको किसी चालक गोले के पास जिसको स्टैंड पे रखा हुआ है या उसके पास लेके जाते हैं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब सेकंड स्टेप में जब हम इसको ग्राउंडेड करेंगे या उंगली से टच करेंगे, तब अर्थ के कारण ये इलेक्ट्रॉन सीधे अर्थ में चले जाएंगे, इस पृथ्वी के अंदर समा जाएंगे। तो पृथ्वी के अंदर समाने से जब हम दोनों चीज़ों को जब हटाया जाता है, तब देखेंगे कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब एक समान रूप से। तो कह सकते हैं कि ये इंडक्शन के थ्रू चार्ज हो गया। यही क्रिया हम लोग पॉजिटिव छड़ के साथ भी कर सकते हैं कि जब हम इस गोले के पास स्पर्श करेंगे तो उसकी दिशा में ऋणावेश चिपक जाएंगे और उसकी विपरीत दिशा में धनावेश आ जाएंगे। और जब हम लोग अर्थ करेंगे धनावेश और ऋणावेश को, जब इसका पार्ट अर्थ में टच करेंगे तो अर्थ के सारे ऋण आवेश आके इसको न्यूट्रल कर देंगे, हटा देंगे। और बचा हुआ जब इन सारी चीज़ों को हटाया जाएगा तो बचा हुआ जो हमारे पास स्फीयर मिलेगा वो पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज मिलेगा। होपफुली आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो ये बेसिक चीज़ें हम इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो आवेश है उसकी खोज उसका मात्रक क्या होता है, उसके बारे में और भी काफ़ी डिटेल्स है। फिर जैसे धीरे धीरे हम करते हुए विद्युत क्षेत्र के ऊपर आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।